जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूका ट्यूटोरियल में। आज हम लोग CNT 8 से संबंधित आगे धाराओं को पढ़ेंगे। और अगर ये देखें दोस्तों तो 5वां वीडियो होगा। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो अब आगे की जो धाराएं हैं वो ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप लाइन बाई भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों तो अध्याय 11 कहता है रूढ़ि और संविदा के बारे में उल्लेख है। तो रूढ़ि और संविदा क्या होता है दोस्तों, यानी कोई जो परंपरा चली आ रही है, कोई नियम चली आ रही है जो प्राचीन काल से लोग जो आज भी फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं को रूढ़ि और प्रथा कहते हैं। यानी कि जो प्रचलित में है, रूढ़िगत हो गई है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। इसी के बारे में इसमें उपबंध किया गया है अध्याय 11 में। इसमें क्या क्या इससे संबंधित विशेष बातें हैं, आइए धारा के माध्यम से समझते हैं। धारा 76 कहता है कि रूढ़ि की व्यावृत्ति। इसमें कहता है दोस्तों कि रूढ़ि एवं प्रथा किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। यानी साफ साफ कह रहा है कि रूढ़ि की व्यावृत्ति यानी कि रूढ़ि से कोई प्रभावित नहीं होगा, यानी उसका प्रभाव जो है नहीं पड़ेगा। यानी कि रूढ़ि और प्रथा जो परंपरागत चली आ रही है उसे हमारे भूमि संबंधी अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 77 कहता है कि सेवा भूधृतियों तथा जोतों के विषय में व्यावृत्ति। यानी सेवा जो होता है दोस्तों और भूधृतियों यानी भूमि को धारण करने वाले तथा जोतों यानी जो भूखंड का भाग या पूरा भूखंड जिसको हम लोग जोत कहते हैं उसके विषय में व्यावृत्ति यानी उसके विषय में इसका प्रभाव ना पड़ना। ये कह रहा है दोस्तों कि भूधृति यानी जो भूधारक का हित कह सकते हैं या जोत का प्रभाव अधिकार पर नहीं पड़ेगा। साफ साफ कह रहा है दोस्तों कि जोत का अधिकार या भूधारक का जो भूमि धारण किया हुआ है या भूधृति का जो हित है या कोई भी जोत का भाग हो गया यानी भूखंड का भाग हो गया, उस पर रूढ़ि और संविदा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारा 78 कहता है कि वासभूमि। वासभूमि मतलब होता है दोस्तों कि जिस भूमि में हम लोग रहते हैं, निवास भूमि कह सकते हैं इसको। तो वासभूमि, यदि कोई रैयत अपनी जोत के किसी भाग को वासभूमि या अभिधृति करे तो वह इस अधिनियम को विनियमित होगा। यानी कोई भूमि जो है दोस्तों जिसमें वह भूमि को वास भूमि में परिवर्तित करना चाहता है तो वैसा नहीं करेगा, विनियमित होगा यानी कि नियम के विरुद्ध होगा। यानी समझ रहे होंगे दोस्तों कि आपका मान लीजिए कि कोई चौरस ज़मीन है तो चौरस ज़मीन को आप उसमें वासभूमि नहीं बना सकते। अगर कंकड़ ईंटा पत्थर लाद करके वहाँ पर आप रहने के लिए घर नहीं बनाएंगे, वो आपके जो होगा रूढ़ि प्रथा के अनुसार से अगर देखें तो आपका विनियमित हो जाएगा यानी अयोग्य हो जाएगा यानी गलत पाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे धारा जो है आपका 79 कहता है कि अधिनियम के अपवर्जन का करार द्वारा प्रतिबंध। इसको समझिएगा, अधिनियम यानी जो नियम दिया हुआ है उसके प्रवर्जन यानी परिवर्तन के करार और उस पर प्रतिबंध के बारे में उपबंध किया गया है। इसमें कहता है कि इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व तथा पश्चात कोई भूस्वामी किसी रैयत के साथ संविदा के माध्यम से कोई अधिभोगाधिकार को वर्जित नहीं करेगा और नहीं हटाएगा। इसमें साफ साफ कहा दिया दोस्तों कि इस अधिनियम में लागू होने से पूर्व यानी जब CNT एक्ट लागू हो रहा था उससे पहले तथा उसके पश्चात कोई भी भूस्वामी होगा, यानी CNT एक्ट लागू होने से पहले और उसके बाद से अगर कोई भूस्वामी है यानी भूमि का जो मालिक है और किसी रैयत यानी कोई किसान के साथ संविदा के माध्यम से यानी कोई नियम के माध्यम से यानी कोई करार हुआ है। संविदा मतलब समझिएगा दोस्तों कि कोई करार कोई नियम, यहाँ उसी की बात हो रही है। तो भूस्वामी और रैयत के बीच ऐसा कोई करार हुआ है तो कोई भी अधिभोगाधिकार से वर्जित नहीं करेगा और न ही उसे हटाएगा। और उस माध्यम से आप उसको ना तो हटा सकते हैं और न ही उसको बेदखल कर सकते हैं। उसके अधिभोगाधिकार से तात्पर्य दोस्तों भूमि पर उसका खुद का अधिकार को बना रहना। जैसे अनाधिभोगाधिकार होता है, एक तो अधिभोगाधिकार यानी जिस भूमि का आपका अधिकार है उसका उपयोग कर रहे हैं वो होता है अधिभोगाधिकार। अनाधिभोगाधिकार यानी जिस भूमि पर आपका तो अधिकार है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा तो इसी पर बोल रहा है उस पर कोई नहीं हटाएगा। वैसी स्थिति में आपका जो है भूस्वामी या रूढ़ि प्रथा के आधार पर आपको ज़मीन से नहीं हटा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अध्याय 12। तो परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें दोस्तों तो 11 ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कुछ कुछ धाराएं जो इम्पोर्टेंट होती है उसको हम जरूर डिनोट करेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे 46 हो गया, 71 हो गया, 20 21 हो गया, तो ये सब जो धारा है जो इम्पोर्टेंट है जो आपको पढ़ के जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा अध्याय 12। अध्याय 12 कहता है अधिकार अभिलेख और लगान का निर्धारण।
यानी कि जो अभिलेख तैयार होगा आपके अधिकार से संबंधित, भूमि के अधिकार से संबंधित, उसमें लगान का निर्धारण के बारे में उपबंध किया गया है। यानी कि जो भी लेखा तैयार होगा उस लेखा में लगान का निर्धारण का उपबंध किस अध्याय में है, तो 12 में है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। 12 क्या कहता है, अधिकार, अभिलेख और लगान का निर्धारण। आइए इसके धारा के माध्यम से समझते हैं। धारा 80 कहता है कि सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति। यहाँ पर कहा है कि सर्वेक्षण करने होता है मतलब दोस्तों कि किसी चीज़ का निगरानी करना, देख करना, जांच परख करना, उसको बोलते हैं सर्वेक्षण करना, यानी कोई नया डेटा को तैयार करना। और बोलता है दोस्तों अधिकार अभिलेख तैयार करना है। सर्वेक्षण करेंगे तो आप अधिकार अभिलेख तैयार करेंगे, यानी भूमि से संबंधित आप सर्वेक्षण कर रहे हैं तो उसका आप जो किसका भूमि है, इसमें कितना लगान होगा, वो अभिलेख आप ही तैयार करेंगे। वही के बारे में आदेश देने की शक्ति के बारे में उपबंध है आपका धारा 80। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी के द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र या भूधुति या संपदा का सर्वे कराने या उससे जुड़े अधिकार अभिलेख कराने का आदेश दे सकती है। यानी कि राज्य सरकार जो होगा दोस्तों, वो राजस्व अधिकारी को आदेश दे सकता है किसी भी भूमि का सर्वे करने के लिए, और उससे जुड़ी जितने भी संबंधित भूमि से संबंधित जो अधिकार होते हैं, अभिलेख होते हैं, लगान होते हैं, सब तय करने का आदेश दे सकती है। ये कौन देगा दोस्तों, तो राज्य सरकार देगी। तो इसको ध्यान रखिएगा कि भूमि का सर्वेक्षण करने का जो आदेश है कौन देगा, तो राज्य सरकार देगा। अब किसको देगा दोस्तों, तो कोई राजस्व अधिकारी को ही देगा, तो राजस्व अधिकारी को देगा। और स्थानीय क्षेत्र में वो क्या कर सकता है दोस्तों, जो आज स्थानीय क्षेत्र से तात्पर्य है कि राजस्व अधिकारी का जो स्थान निर्धारित है कि आप इस क्षेत्र का सर्वे करिएगा, तो उस क्षेत्र का वो भूधुति तैयार करेगा और संपदा से संबंधित वो सर्वे करेगा, यानी किसी की ज़मीन है, क्या है, कितना लगान हो, सब चीज़ों का सर्वेक्षण कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। धारा 81 कहता है कि अभिलेखित की जाने वाली विशेषताएं में कहता है दोस्तों कि धारा 80 के आदेशानुसार जो अधिकार अभिलेख तैयार होगा उसमें काश्तकार का नाम रहेगा, यानी कि काश्तकार से संबंधित है दोस्तों किसान, यानी जैसे आपका ज़मीन है तो उसका नाम रहेगा, उसका वर्ग रहेगा, यानी कितने वर्ग में ज़मीन फैला हुआ है, भूमि की सीमा रहेगा कि उत्तर में कितना है, दक्षिण में कितना है, किस क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद भूस्वामी का नाम पढ़े लिखा रहेगा और भुगतान होने वाले लगान, यानी कितना लगान होगा वो चीज़ रहेगा, और लगान निर्धारण की प्रक्रिया जैसी शर्तें वर्णित होगी। और उसमें लगान की कितनी निर्धारण होगी, वो सारी जो शर्तें होंगी कि कितने महीना में पटाना है, वो सारी को निर्धारण जो होगा आपके इसमें उल्लेख रहेगा जो आपका अभिलेख तैयार होगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कॉमन चीज़ें हैं जो सबको जानते हैं। धारा 82 कहता है कि जल के विषय में सर्वेक्षण करने तथा अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति। यानी मान लीजिए कि आपका तालाब है या आपके जो खेत है वो नदी के किनारे है, तो ऐसी स्थिति में जल का सर्वेक्षण करने का अधिकार है राज्य सरकार को, और अधिकार अभिलेख तैयार करने का भी उसे आदेश प्राप्त है, यानी कि वो ऐसा कर सकता है राज्य सरकार। यहाँ पर कहा गया दोस्तों कि राज्य सरकार किसी ऐसे राजस्व अधिकारी को आदेश निर्गत कर सकती है, यानी किसी भी राजस्व अधिकारी को आदेश निर्गत करेगी राज्य सरकार, क्या कि जो भूस्वामी यानी भूमि को जो धारण किया हुआ है भूस्वामी या काश्तकारों के बीच जल के उपयोग और उसके बहाव से संबंधित विवाद का निपटारा कर सकेंगे। यानी के लिए भूस्वामी हो गया और कोई किसान हो गया, दोनों के बीच जल से संबंधित बंटवारा को लेकर विवाद है। मान लीजिए कि नहर के पानी आ रहा है और ज़्यादा पानी नहीं आ रहा है, उसमें कह रहा है कि हम खेती करेंगे तो हम करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जल का जो बंटवारा होगा वो कौन करेगा, तो राजस्व अधिकारी करेंगे राज्य सरकार के आदेश पर। राज्य सरकार ऐसा आदेश दे सकते हैं कि कोई भी तालाब का सर्वेक्षण कर सके, नदी का सर्वेक्षण कर सके, और जल अगर विवाद होने पर उसकी बंटवारा भी कर सके। धारा 83 कहता है कि अधिकार अभिलेख का प्रारंभिक प्रकाशन, संशोधन व अंतिम प्रकाशन। इसमें उपबंध किया गया है कि अधिकार अभिलेख का प्रारंभिक प्रकाशन कब होगा, उसका संशोधन कब होगा, और अंतिम प्रकाशन के बारे में उपबंध आपका 83 कहता है। 84 कहता है दोस्तों कि अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन और उनकी शुद्धता के बारे में उपबंध है। इसमें कहा गया है 84 में कि अधिकार अभिलेख का जो सर्वे हुआ उसका अंतिम प्रकाशन होगा और उसकी शुद्धियाँ, मान लीजिए अंतिम प्रकाशन उसमें कुछ गड़बड़ी होगी तो उसके बारे में कुछ उपधारणाएँ दिए हुए हैं। जैसे कि आगे पढ़ेंगे दोस्तों इसी में कि मान लीजिए कि अंतिम प्रकाशन होने के 6 महीना के बाद ही आप उसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं या करवा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को विशेष रूप से आगे पढ़ेंगे।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 85 कहता है कि उचित लगान का परिनिर्धारण, यानी लगान का जो सीमा होगा उसका उचित लगान यानी कि जो जायज़ लगान होगा उसका निर्धारण के बारे में उत्पन्न किया गया है धारा 85 में। इसमें कहता है दोस्तों कि अधिकार अभिलेख तैयार होने पर उसी के अनुसार लगान का निर्धारण भी किया जाएगा। यानी जैसा अधिकार अभिलेख आपका तैयार होगा, यानी मान लीजिए कि ज़्यादा खेत है ज़्यादा लगान होगा, कम क्षेत्र है तो कम लगान होगा, ज़्यादा उपयोगी भूमि है तो ज़्यादा लगान देना पड़ेगा। जैसे कोड़कर भूमि है और हो सकता है कि ऊँच खाबड़ भूमि हो, टीड़ टाकड़ मझेस भूमि है तो उस पर लगान थोड़ा कम होगा। ये सारी चीज़ों का उपबंध जो होगा वो जो अधिकार अभिलेख तैयार होगा उसी के अनुसार आपका लगान का निर्धारण भी किया जाएगा। धारा 86 कहता है कि लगान परिनिर्धारण के दौरान उठने वाले विवादों का निपटारा। लगान के परिनिर्धारण में अगर किसी प्रकार का विवाद हो तो ऐसे में राजस्व अधिकारी नए सिरे से तैयार किए गए अधिकार अभिलेख पर विचार करते हुए धारा 85 के तहत लगान का परिनिर्धारण कर सकेगा। इसमें साफ साफ कह रहा है दोस्तों कि लगान की परिनिर्धारण यानी लगान का जो निर्धारण होगा उसके दौरान उठने वाले कोई विवाद का निपटारा है। मान लीजिए कि आपका लगान का निर्धारण हो गया 100 रुपया, अब आप कहते हैं कि मैं 80 रुपया मेरा होना चाहिए, 20 रुपया ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि लगान के निर्धारण में अगर किसी प्रकार का विवाद हो तो राजस्व अधिकारी जो होंगे वो नए सिरे से तैयार किए गए अधिकार अभिलेख पर विचार करते हुए धारा 85 के तहत लगान का परिनिर्धारण करेंगे। यानी धारा 85 कहा गया है कि जैसा भूमि वैसा लगान, तो उसी के अनुसार फिर राजस्व अधिकारी इसमें संशोधन करके आपको उचित लगान का निर्धारण कर देंगे, यानी कोई गड़बड़ी हुआ तो। धारा 87 कहता है कि राजस्व अधिकारी के समक्ष वादों का संस्थित किया जाना। यहाँ पर समझिएगा कोई भी राजस्व अधिकारी है उसी के समक्ष आपकी जो वादे होंगे उनको वहाँ पर स्थापित किया जाएगा, संस्थापित किया जाएगा। चलिए पढ़ते हैं इसकी व्याख्या में। अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन हो जाने के बाद अगर अलग अलग पक्षों के बीच कोई विवाद हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी के समक्ष रखा जा सकता है और ऐसे में राजस्व अधिकारी इस वाद मामले में किसी सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु भेज सकता है। मान लीजिए कि अधिकार अभिलेख तैयार हो गया और मेरा ज़मीन का रजिस्ट्री मान लिया मेरा बगल वाला करवा लिया, तो ऐसी स्थिति में विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो राजस्व अधिकारी होंगे हम दोनों को के न्यायालय में भेज देंगे और न्यायालय जो है उसकी सुनवाई करेगा और उचित निर्णय करेगा कि ये ज़मीन किसके पक्ष में था और कैसे इसमें आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 87 का कहता है दोस्तों कतिपय कार्रवाइयों और वादों के उपरैयत को भी पक्षकार बनाया जाना है। यानी कतिपय कार्रवाई माने कुछ कार्रवाई जो होंगे उसके वादे में उपरैयत यानी रैयत के भी अंदर जो रहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं दर रैयत, तो उसी समाज यहाँ कह सकते हैं उपरैयत को भी पक्षकार बनाया जाना। कुछ मामलों में उपरैयत को भी पक्षकार बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धारा 88 कहता है कि अगर लगान या उससे जुड़े किसी दूसरे मामलों पर नए फैसले आते हैं तो उसे अधिकार अभिलेख में प्रविष्ट किया जाएगा। तो इसमें देखिए दोस्तों पढ़िएगा तो समझ में आ गया होगा कि अगर लगान या उससे जुड़े कोई भी दूसरे मामले नए फैसले आते हैं, मान लीजिए पहले से लगान आपका 80 रुपया था, फिर नया फैसला आया उसमें 10 रुपया बढ़ जाता है, 90 रुपया हो जाता है, तो उसे अधिकार अभिलेख में प्रविष्ट किया जाएगा। तो जो 90 रुपया होगा वो उसके आपके अधिकार अभिलेख जो तैयार होगा उसमें प्रविष्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 89 धारा कहता है कि राजस्व अधिकारी द्वारा पुनः निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा नामित राजस्व अधिकारी आवेदन मिलने पर या फिर स्वप्रेरणा से अधिकार अभिलेख के प्रारूप में की गई किसी भी प्रविष्टि या आदेश को चाहे तो 12 महीने के भीतर पुनः निरीक्षण कर सकता है। मान लीजिए कि आपका जो अधिकार अभिलेख था प्रकाशित हो गया, यानी कि जो सर्वे हुआ ज़मीन का प्रकाशन हुआ उसमें राजस्व अधिकारी अपने मन से या स्वप्रेरणा से, यानी कोई शिकायत करता है तब, या राज्य सरकार उसको आदेश देता है तब, या स्वप्रेरणा से वो अधिकार अभिलेख के प्रारूप जो तैयार है उसमें वो 12 महीना के अंदर जो है उसका पुनः निरीक्षण कर सकता है। यानी बीच में जा सकता है देखने कि हाँ सही तरीका से लगान का निर्धारण हुआ है कि नहीं, ये भूमि इसका है कि नहीं है, तो उसकी जाँच करने का अधिकार होगा राजस्व अधिकारी के पास। आगे बढ़ते हैं। धारा 90 कहता है कि अधिकार अभिलेख की भूलों को राजस्व अधिकारी द्वारा शुद्धि किया जाएगा। यानी अधिकार अभिलेख में कोई गलती है तो उसका सुधार कौन करेंगे, तो राजस्व अधिकारी करेंगे। 91 कहता है कि अधिकार अभिलेख के आदेश को रोका जाना।
अधिकार अभिलेख के तैयार कि किसी आदेश को अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के पश्चात 6 माह तक उपायुक्त या सिविल न्यायालय द्वारा रोका नहीं जा सकेगा। मान लीजिए कि कोई अधिकार अभिलेख जो तैयार हो गया और किसी आदेश को अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन, यानी मान लीजिए कि आज प्रकाशन हो गया, अंतिम प्रकाशन आज हो गया, तो अंतिम प्रकाशन के पश्चात 6 माह तक उपायुक्त या सिविल न्यायालय द्वारा उसे रोका नहीं जा सकता। आपको बताया था दोस्तों कि अधिकार अभिलेख जैसे ही प्रकाशन हो जाएगा गजेटियर में, मान लीजिए कि राज्यपाल द्वारा गजट में प्रकाशन कर दिया गया, तो प्रकाशन होने के बाद उसमें 6 महीना तक उसको कोई किसी प्रकार का नहीं रोक सकता है, न न्यायालय रोक सकता है और न ही कोई उपायुक्त उसे 6 महीना तक रोक सकता है। 6 महीना बाद ही उसमें कुछ परिवर्तन या कुछ भी किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 92 कहता है कि अधिकार अभिलेख संबंधी विषयों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन, यानी अधिकार अभिलेख जो तैयार होगा दोस्तों उसके विषय में न्यायालय के जो अधिकार होगा उसे वर्जन होगा, यानी वो बाहर होगा। क्या बोलता है, चलिए आगे देखते हैं। अधिकार अभिलेख की तैयारी से जुड़े कोई भी वाद या मुकदमा किसी भी न्यायालय में नहीं लाया जा सकता, यानी कि अधिकार अभिलेख से तैयार जो भी जुड़े मामले होंगे उस मामले के जो मुकदमे होंगे न्यायालय में नहीं लाया जाएगा, यानी राजस्व अधिकारी के पास जाइए या आप उपायुक्त के पास जाइए, लेकिन डायरेक्ट आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 93 कहता है दोस्तों कि अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन तक उपायुक्त या सिविल न्यायालय के समक्ष कतिपय कार्रवाइयों पर रोक, यानी अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन जैसे होना है तो उससे पहले आप उपायुक्त या सिविल न्यायालय के समक्ष भी नहीं जा सकते हैं। क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। अधिकार अभिलेख के अंतर्गत प्रकाशन के 6 महीना तक संबंधित भूमि या उसे किसी भी काश्तकार को प्रभावित करने से जुड़े कोई भी आदेश न तो सिविल न्यायालय के दायरे में किया जाएगा और न ही उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो बताया दोस्तों कि अधिकार अभिलेख प्रकाशन होने के 6 महीने तक आप उसमें किसी प्रकार का कोई आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, न कोई न्यायालय में जा सकते हैं और न ही आप कहीं पर अपील कर सकते हैं। 6 महीने के बाद ही इसमें कुछ कार्रवाई होगी और कुछ भी सुनवाई होगी। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हो जाएगा आपका धारा 94। जिस कालावधि के लिए अधिकार अभिलेख में लगान दर्ज किया गया हो वो अपरिवर्तित रहेगा। मान लीजिए कि कोई काल अवधि के लिए 10 साल के लिए लगान आपका निर्धारित कर दिया गया है 10 रुपया, तो 10 साल तक अपरिवर्तित रहेगा। 10 साल तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो 10 रुपया लगान है वो देना ही पड़ेगा। आगे है दोस्तों कि 95 धारा कहता है कि इस अध्याय के अधीन कार्रवाइयों के खर्च अधिकार अभिलेख की तैयारी एवं संपूर्ण प्रक्रिया में खर्च जो होगा अधिभोगी के द्वारा चुकाया जाएगा। इसको समझिए, जो भी खर्च आएगा, मान लीजिए कि आप ज़मीन का सर्वे कराएं या कोई राजस्व अधिकारी आपके ज़मीन का सर्वे करने गया, तो उसमें जो भी खर्च होगा उसका भुगतान भी अधिभोगी द्वारा किया जाएगा। यानी अधिभोगी से तात्पर्य है दोस्तों कि जो भूमि का जोत कोड़ा उपयोग कर रहा है वही उसका खर्च भी वहन करेगा, यानी जो अधिकारी आएंगे उसको आने जाने का खर्च, इन सब सारी चीज़ों का आपको वहन करना पड़ेगा। ये समझिएगा दोस्तों 1908 की बात हो रही है, न कि प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन प्रेजेंट में भी सब धाराएं लागू हैं। तो उस अनुसार से उस समय धारा बना था और वो इम्प्लीमेंट आज भी हो रहा है। तो जानते होंगे कि जो इसीलिए बोलते हैं कि जब भी भूमि का सर्वे होगा तो राजस्व निर्धारण होगा तो लगान को बढ़ा दिया जाता है। क्यों बढ़ा दिया जाता है? क्योंकि उसमें खर्च आया तो उन सारी चीज़ों को उस हिसाब से उसी में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। आगे बोलता है दोस्तों कि करार एवं समझौता को क्रियान्वित करने की शक्ति राजस्व अधिकारी की होगी। यानी कि धारा 96 कहता है कि करार एवं समझौता, यानी किसी के बीच कोई इकरारनामा हुआ है, कोई करार हुआ है और कोई समझौता होना है तो उसके क्रियान्वित करने की, उसको लागू कराने का जो शक्ति है वो राजस्व अधिकारी के पास होगा। 97 कहता है कि वह तारीख जब से परिनिर्धारण लगान प्रभावी होगा, यानी नियमानुसार परिनिर्धारित लगान अगले कृषि वर्ष के प्रारंभ से लागू होगा। ये कहता है कि जब नया लगान का निर्धारण होगा, नया अभिलेख तैयार हो गया, उसमें लगान का निर्धारण होगा और कब से वसूला जाएगा, तो अगले कृषि वर्ष जब भी चालू होगा तब से वो वसूला जाएगा। 98 में कहता है कि राज्य सरकार के आदेशाधीन अधिकार, यानी राज्य सरकार चाहे तो अपने आदेश के जरिए अभिलेख या पुनः निरीक्षण या लगान का नया परिनिर्धारण का आदेश जारी कर सकता है। सिंपल सी बात है दोस्तों कि राज्य सरकार के आदेशाधीन अधिकार, यानी कि राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह जो लगान पहले से आ रहा है उसमें परिवर्तित कर सकता है, नया लेख तैयार करवा सकता है
और उसका पुनः निरीक्षण भी करा सकता है। तो राज्य सरकार के अधिकार में आता है। 98 में कहता है। 99 कहता है दोस्तों कि लगान में वृद्धि के बारे में। सारी जो धाराएं लगभग एक ही टाइप है, यानी कि जब पढ़ेंगे अधिकार अभिलेख और लगान से संबंधित तो सारा इसमें लगान और अधिकार अभिलेख से बातें रहेंगे। तो एक ही चीज़ को घुमा फिरा के ऊपर नीचे करके इसमें दिया हुआ है। तो इसको ज़्यादा हावी नहीं होना है, बस इसको समझना है और ना धारा को याद करना है कि धारा में क्या है, बस धारा के अंदर क्या है इस चीज़ को समझिएगा। देखिए दोस्तों, धारा 99 कहता है लगान में वृद्धि। जब धारा 98 के अधीन आवेदन पत्र नामंजूर कर दिए जाए तो लगान में वृद्धि की जा सकती है। मान लीजिए कि राज्य सरकार कोई आदेश अभिलेख पारित किया और उसमें लगान का निर्धारण कर दिया। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो आप नया आवेदन करने जाते हैं ना, और आवेदन को नामंजूर कर देता है। यानी लगान में जो आपका वृद्धि हो गया था, माने 80 रुपये से 90 रुपया हो गया था, तो आप जाते हैं कि सर मेरा 80 रुपया कर दीजिए, तो आपका आवेदन जो है अस्वीकृत हो जाती है, नहीं लेती है सरकार, राजस्व अधिकारी। तो आपको लगान की जो वृद्धि दर है यानी 90 रुपया जो निर्धारित हो देना ही पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के रूप में हम 90 रुपया समझा रहे हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 100 कहता है कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व कतिपय अधिकारों के अधिनियम के लिए दिए गए निर्देशों का विधि मान्यकरण। इस अधिनियम के पूर्व बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 101 के अंतर्गत इस अधिनियम की धारा 81 के उपखंड ढ में अधिकार के अभिलेखित किया जाए तो विधि मान्य होगा। समझिएगा इसको दोस्तों। ये कहा गया कि इस अधिनियम के प्रारंभ में, यानी जब अधिनियम सेंट एक्ट लागू हो रहा था उससे पूर्व कतिपय अधिकारों अभिलेख के दिए गए निर्देशों का विधि मान्य कर। उससे पहले जो कोई विधि दिया हुआ है तो वो मान्य होगा। यानी सेंट एक्ट के लागू से पहले भी कुछ जो कानून थे उनको मान्य किया गया है। जैसे इस अधिनियम के पूर्व बंगाल काश्तकारी अधिनियम लागू था जो 1885 के धारा 101 के अंतर्गत यदि इस अधिनियम के धारा 81 को उपखंड ड में अधिकार का अभिलेखित किया जाए तो विधिमान होगा। उसके तहत इसमें अगर उपबंध 81 में जो दिया हुआ है उसको लागू किया जाए तो भी विधि मान्य होगा। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और ना ही यहाँ से प्रश्न रहेगा, ना ही इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे देखते हैं। धारा 100 का कहता है। धारा 100 कहता है दोस्तों, यानी 100 का, कि चराई तथा वन उपज लेने आदि के अधिकारों एवं तत्व संबंधी भुगतान के संबंध में कतिपय उपबंधों का लागू होना। यानी चराई समझते हैं दोस्तों कि कोई जो खेत है या कोई जंगल के किनारे जो चराई भूमि है जिसमें पशु वगैरह चारण करते हैं, या वन उपज लेने आदि के अधिकारों, यानी जो वन उपज का उपयोग कर रहे हैं उससे संबंधित अधिकारों तथा तत्व संबंधी भुगतान के संबंध में कतिपय उपबंधों का लागू होना। यानी उसमें जो उपबंध नियम होंगे, यानी वन उत्पाद से संबंधित, चराई भूमि से संबंधित, वो सभी लागू होंगे, इसमें कहा गया है। इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन में कह रहा है दोस्तों कि चराई तथा वन उपज लेने तथा मत्स्य पालने आदि अधिकार उस व्यक्ति को होगा जो भूमि धारण करता हो। यानी कि जो भूमि का उपयोग कर रहा है दोस्तों, धारण किए हुए है, उसी को वन उपज लेने का, यानी कि उसका जंगल मान लीजिए कि जो वहाँ से उत्पादन, मान लीजिए कि आपके खेत में महुआ का पेड़ है तो महुआ को चुनिए, उसी प्रकार उसमें आप खेती कीजिए, गाय बैल चराइए, मत्स्य पालन अगर तालाब है तो मछली पालिए, ये सब अधिकार आपको होगा। आगे है दोस्तों अध्याय 13 की भूमि संबंधी शर्तों एवं उनका रूपांतरण एवं अभिलेख। यानी भूमि के संबंधित शर्तें, यानी भूमि यानी जमीन से संबंधित कुछ शर्त निर्धारित किए गए हैं और उनका रूपांतरण, यानी उस शर्त को परिवर्तन करना। रूपांतरण मतलब क्या होता है दोस्तों, उसको परिवर्तित कर देना जो अभिलेख में उल्लेखित है। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग अध्याय 13 में पढ़ेंगे। यानी कि भूमि से संबंधित कुछ शर्त हैं, उसको रूपांतरण से संबंधित जो अभिलेख है उसी के बारे में उपबंध आपका अध्याय 13 में है। इसमें कहा गया दोस्तों धारा 101 में, चलिए शुरू करते हैं। धारा 101 कहता है कि नई भूमि संबंधी शर्तों के विरुद्ध प्रतिषेध। यानी कि नई भूमि, यानी कोई नया भूमि है जो दोस्तों, उसमें जो भी शर्तें हैं उसके विरुद्ध में जो है प्रतिषेध पारित होगी, यानी उसको मना किया जाएगा। क्या है उस विरुद्ध वाले कानून, उसको समझिए। अर्थात इस अधिनियम के प्रभाव इस अधिनियम के प्रारंभ होने या उसके बाद व्यक्तिगत
सेवा करने की एकमात्र शर्त पर लगान मुक्त काश्तकारी के अलावा किसी अन्य प्रकार की भूमि संबंधी शर्तों के साथ काश्तकारी का सृजन नहीं किया जाएगा। इसमें साफ साफ कह रहा है दोस्तों कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने यानी सिंटी एक्ट के प्रारंभ होने के या उसके बाद यानी उससे पहले और उसके बाद अगर व्यक्तिगत सेवा करने की एकमात्र शर्त पर, यानी कि मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि हम व्यक्तिगत सेवा करेंगे सरकार को, मान लीजिए या भूस्वामी को, तो उसके बदले हमको लगान मुक्त काश्तकारी के अलावा किसी अन्य प्रकार के भूमि संबंधी शर्ती के साथ काश्तकारों का सृजन नहीं किया जाएगा। यानी ऐसे काश्तकारों का आप सृजन नहीं कर सकते हैं। देखिएगा, समझिए, मतलब आप बोल दीजिएगा कि सर मैंने भूस्वामी को हम आपके घर आएंगे, 4 घंटा काम करेंगे, बदले में आप अपना भूमि दे दिए, यानी व्यक्तिगत सेवा, यानी व्यक्तिगत आप सेवा करना चाहते हैं उस व्यक्ति का, तो ऐसी स्थिति में आपको जो लगान मुक्त भूमि नहीं दी जा सकती है। वैसे चीज़ों को सरकार बढ़ावा नहीं देगी, भूस्वामी बढ़ावा नहीं देगी। आप समझ गए होंगे। यानी कि आप भूमि का उपयोग करना चाहते हैं किसी भूस्वामी का, बदले में बोलते हैं कि 4 घंटा आपके यहाँ काम कर देंगे हम व्यक्तिगत रूप से, तो ऐसे करने से मना ही करता है। कैसा हम ऐसे भूमि हम नहीं दे सकते और आपको इस प्रकार से करने से सरकार जो मना ही करेगी। अब ऐसे नए काश्तकार यानी ऐसे नए लोगों का सृजन नहीं किया जाएगा, नए लोगों ऐसे नहीं बनाए जाएंगे। जैसे पहले ये चीज़ होता था 1908 से पहले, जैसे बड़े बड़े भूस्वामी वगैरह होते थे तो ऐसा लोग कराते थे, लेकिन ये नियम होने के बाद यह प्रावधान किया गया कि अब ऐसा नहीं होगा। आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, ज़्यादा इसमें अंदर नहीं जाते हैं। चलिए 102 कहता है कि जब अधिधुति लगान की मूल शर्तें निश्चित न की जा सके तब अभिधारी का दायित्व उस क्षेत्र के स्थानीय रूढ़ी या प्रथा के द्वारा निर्धारित होगा। इसमें कह रहा है दोस्तों कि जब अभिधुति यानी जो आपका भूमि है उसे संबंधित लगान की मूल शर्तें निश्चय न हो, यानी कोई निश्चित लगान का तय नहीं किया गया हो, तब अभिधारी जो भूमि का धारण किया है उसका दायित्व है कि उस क्षेत्र के स्थानीय रूढ़ियों प्रथा के द्वारा निर्धारित होगा। यानी उस क्षेत्र में जो रूढ़ी और परंपरा चली आई है कि इसको मान लीजिए कि लगान के बदले 5 किलो चावल देना है या धान देना है चाहे चीज़ देना है, तो परंपरा वहाँ पर चालू रही जिस भूमि का लगान निर्धारण नहीं किया गया हो। आगे बोलते हैं दोस्तों 103 में कि भूमि संबंधी शर्तें के वर्तमान मूल्य का परिकलन की रीति। इसमें कहा रहा है कि वर्तमान मूल्य का निर्धारण विगत 10 वर्षों के औसत लिया जाएगा। मान लीजिए कोई भूमि है उसका लगान का निर्धारण करना है, तो इसमें एक शर्त है कि 10 साल की जो भूमि का उपज होगा उसको औसत निकाला जाएगा। यानी 10 साल में मान लीजिए कि आदमी कितना कमा रहा है, पहले साल मान लीजिए बहुत अच्छा हुआ, दूसरे साल एकदम नहीं पैदा हुआ, इसलिए 10 साल का औसत निकाल लेगा और उसी के आधार पर आपका लगान तय कर दिया जाएगा। 104 क्या कहता है दोस्तों, 104 धारा बोलता है कि लगान का भूमि संबंधी शर्तों के मूल्य के लिए वाद की प्रक्रिया। अगर किसी मुकदमे में लगान की वसूली के साथ साथ काश्तकारी की भूमि संबंधी शर्तें के मूल्य को भी वसूली किया जाए, यानी कोई भी मुकदमा है लगान की वसूली से संबंधित, तो उसके साथ साथ यानी जो लगान वसूल कर रहे हैं साथ ही साथ भूमि से संबंधित अन्य शर्तों के मूल्य की भी आप वसूली की जा रही है, तो ऐसे देखना होगा कि भू संबंधी यानी भूमि से संबंधित शर्तों का मूल्य और भुगतान लगान का योग उचित लगान से अधिक न हो। अगर अधिक लगान है तो इस संदर्भ में न्यायालय उचित मूल्य का निर्धारण कर सकेगा। मान लीजिए कि आप कोई निर्धारण कर दिए कि 5 किलो आपको लगान देना है, इसके अलावा कुछ और वसूल करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई खेत में आपके तालाब में मछली उत्पादन करता है, बोलते हैं मछली जितना उत्पादन कर रहे हैं तो भूस्वामी का 20/9 अधिकार होता है, और बोल रहा है कि नहीं हम आपके जो है इसमें 75% यानी बोल रहा है कि 20 किलो में 15 किलो हम ही को दे दो, तो ऐसी स्थिति में जो है ऐसे नहीं करने देगा, और अगर ऐसा होता है तो न्यायालय जो है इसका उचित निर्णय करेगा, यानी उचित मूल्य का निर्धारण करेगा कि जो काश्तकार है उस पर ज़्यादा बोझ न पड़े। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, धारा 105 में कहता है कि भूमि संबंधी शर्तों का स्वेच्छा से रूपांतरित की प्रणाली, यानी भूमि संबंधी कोई शर्त है उसको आप स्वेच्छा से परित्याग करना चाहते हैं, रूपांतरण करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके बारे में उपबंध है। धारा 105 के अंतर्गत अगर देखें दोस्तों, तो अगर कोई रैयत भूमि को किसी भूमि संबंधी शर्त के साथ धारण करता है, यानी कि भूमि को आप कोई शर्त के साथ धारण करते हैं, यानी कि 5 किलो लगान देंगे, चाहे और साथ हो सकता है कि घर 4 घंटा काम करेंगे,
बदले में हम आपको 5 किलो अनाज देंगे, बदले में हमारा हर बैल का उपयोग करिएगा। बहुत सारे शर्त हो सकते हैं उपयोग से संबंधित। तो भूस्वामी राजस्व अधिकारी के पास उन शर्तों का रूपांतरण के लिए लिखित आदेश देगा। तो ऐसे में जो भूस्वामी होगा वो चाहता है कि हम ऐसे अब लेना नहीं चाहते हैं, तो वैसी जो आप लगान का परिवर्तन करना चाहते हैं तो राजस्व अधिकारी के पास वो आवेदन देगा, जिसमें विवेकपूर्ण तरीके से राजस्व अधिकारी जो है मूल्यांकन करने के बाद उचित राशि का निर्धारण कर शर्तों का रूपांतरण कर सकता है। इसके बाद जो होगा वो राजस्व अधिकारी निर्धारित करेगा और वो बोल देगा कि ठीक है आप इन सब चीज़ों को रूपांतरित करें, परिवर्तन करते हो, निश्चित कर देगा। मान लीजिए कि अब हम 10 रुपये ही लगा लेंगे, दाल चावल जो देते थे वो सब बंद कर देंगे। तो इस टाइप से कुछ हो सकता है, तो उसके लिए आपके यहाँ पर देखें तो राजस्व अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, वो अपने स्व विवेक से इसका निर्धारण करेंगे। आगे देखें दोस्तों तो आगे धारा 106 बोलता है रूपांतरण सहित या रहित भूमि संबंधी शर्तें को अभिलेखित करने की शक्ति। यानी रूपांतरण यानी परिवर्तन करने से संबंधित जो भी भूमि होगा उसके अभिलेखित करने की शक्ति, परिवर्तित करने और उसमें उल्लेखित करने की शक्ति, बस यही समझ लीजिए। इसमें कहता है कि ऐसी शक्ति जो है राजस्व पदाधिकारी या उपायुक्त के अधीन होगा। यानी राजस्व अधिकारी के पास है कि वह भूमि से संबंधित जो शर्तें हैं उसको परिवर्तित कर सकता है और उसको उल्लेखित कर सकता है, अभिलेखित कर सकता है, यानी आपके पेपर में उल्लिखित देगा। ये करने का काम आपके राजस्व अधिकारी के है या उपायुक्त के पास है। धारा 107 कहता है कि अभिलेख की तैयारी। अभिलेख की तैयारी से तात्पर्य है दोस्तों कि कोई भी अभिलेख को तैयार करना। इसमें देखिए क्या है कि अभिलेख में अभिधारी का नाम होगा, भूस्वामी का नाम होगा, लगान की कोई शर्त यदि है तो उसका भी अंकन होना जरूरी है। यानी जो अभिलेख तैयार होगा उसमें भूस्वामी का नाम, उसका अभिधारी का नाम यानी जो भूस्वामी के मान लीजिए कौन सा भूमि अभिधारण कर किया हुआ उसका नाम, तथा लगान से कोई शर्त है तो उसका भी इसमें उल्लेख रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें 108 में कहता है कि अभिलेख का प्रकाशन कराकर किसी पक्ष को आपत्ति हो तो वे स्थानीय संबंधी पदाधिकारी को लिखित आवेदन देगा। यानी कि जो लेख तैयार हुआ है उसमें किसी प्रकार के आपको परेशानी है, कोई दिक्कत है, कुछ गड़बड़ है, तो आप स्थानीय जो संबंधित पदाधिकारी होंगे यानी कि राजस्व अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उसको आप सूचना देंगे। आगे बढ़ते हैं। धारा 109 कहता है कि राजस्व अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपील। यानी कोई राजस्व अधिकारी है उसके आदेश आपको स्वीकार नहीं हुआ तो आप अपील कहाँ करेंगे, तो इसके लिए विहित अधिकारी के पास आवेदन देना होगा। यानी उससे ऊपर वाले अधिकारी के पास आपको आवेदन देना होगा। उपायुक्त या बोर्ड के द्वारा पुनः निरीक्षण 110 कहता है दोस्तों। 110 कह रहा है कि उपायुक्त या बोर्ड के द्वारा पुनः निरीक्षण, यानी उपायुक्त होगा या उसके द्वारा कोई कमेटी बनाई गई, कोई बोर्ड बनाई गई है, उसका पुनः निरीक्षण करेगा। यानी भूमि संबंधित चीज़ों को पुनः निरीक्षण यानी फिर से वो जांच कर सकता है। इसमें कहा गया कि अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के 2 वर्ष के अंदर, मान लीजिए अभिलेख प्रकाशन हुआ, उसके प्रकाशन के 2 वर्ष के अंदर किसी भी अभिलेख तथा उसे किसी भी भाग को पुनः निरीक्षण का निर्देश उपायुक्त या बोर्ड के द्वारा दिया जा सकता है। उपायुक्त दे सकता है या बोर्ड के द्वारा दे सकता है। कितने वर्ष के अंदर दोस्तों, तो 2 वर्ष के अंदर। यानी जिस दिन लेख प्रकाशन हुआ उस लेख प्रकाशन के जो अंतिम तारीख था उसके 2 साल के अंदर। प्रकाशन मान लीजिए 2020 में हुआ है तो आपको 2022 तक आपको जो है उपायुक्त जो है इसकी निरीक्षण कर सकते हैं, या उपायुक्त के द्वारा कोई बोर्ड या कमेटी जो होगी वो इसकी निरीक्षण कर सकती है। धारा 111 कहता है कि प्रक्रिया, सर्वेक्षण और अधिकार। अधिकार इसमें उल्लेख किया गया है दोस्तों कि प्रक्रिया और सर्वेक्षण, यानी प्रक्रिया यानी जो सर्वेक्षण की प्रक्रिया होगा और उससे संबंधित कोई अधिकार होंगे उसके बारे में उपबंध है आपका 111। अभिलेख तैयार किए जा रहे हो, मान लीजिए कोई अभिलेख तैयार किया जा रहा है तो अधिकार अभिलेख तैयार करने में धारा 106 के अधीन दिए गए आदेश या उसका सशक्तिकरण धारा 107 और 9 को छोड़कर की जाएगी। यानी 106 के तहत दिए गए सशक्तिकरण, यानी कि 106 में क्या कहता है दोस्तों, तो रूपांतरण से संबंधित यानी भूमि के संबंधों को अभिलेखित करने के संबंधित है। तो उसमें देख बोल रहा है कि 107 और 9 को छोड़कर 107 में अभिलेख की तैयारी और 9 में कहा गया है दोस्तों कि राजस्व अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील। इन सब चीज़ों को छोड़कर इसमें सारांशित किया जा सकता है, इसमें उल्लेखित किया जा सकता है। धारा 113 बोलता है कि इस प्रकार का
विनिश्चय की वस्तु के रूप में लगान का भुगतान एक भूमि संबंधी शर्तें हैं या लगान का वस्तु के रूप में भुगतान। इसमें साफ साफ कह रहा है दोस्तों कि आप लगान का चुकान जो करना चाहते हैं वस्तु के रूप में करना चाहते हैं या जो क्या बोलते हैं उसको नगद रूप में करना चाहते हैं, इसका वस्तु के रूप में भुगतान का उल्लेख रहेगा। इसमें कहा धारा 61 के अधीन जांच अधिकारी यह निश्चित करेगा कि भुगतान भूमि का शर्त है या नहीं, यानी कि इसमें भूमि का जो भुगतान का एक भूमि संबंधी शर्त है या लगान के वस्तु के रूप में भुगतान हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी वो देख लेख कर लेगा कि किस रूप में हो रहा है। धारा 114 कहता है रूपांतरण का प्रारंभ एवं तथा प्रभाव। रूपांतरण का प्रारंभ तथा प्रभाव अगले कृषि वर्ष से लागू होगा। ये बताया था दोस्तों कि कोई भी चीज़ जो लागू होगा वो नया कृषि वर्ष जब शुरू होगा तो उससे वो लागू होगा, यानी आने वाले कृषि वर्ष यानी अगले कृषि वर्ष से। जो कृषि वर्ष अभी चल रहा है इससे नहीं बल्कि आने वाले कृषि वर्ष से रूपांतरण का रूप प्रारंभ होगा। चाहे नया लगान का निर्धारण भी होगा तो नया कृषि वर्ष से ही होगा। आगे है दोस्तों कि धारा 115 कहता है कि स्वैच्छिक रूपांतरण का खर्च भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय है। यानी स्वैच्छिक रूपांतरण यानी आप कुछ चीज़ों का परिवर्तन कराना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में खर्च का भुगतान जो है भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय होगी। यानी उसमें आपके बकाया राशि में जोड़ देगा और फिर बाद में आपसे वसूल लेगा। अगर आप कुछ ऐसा परिवर्तन कराना चाहते हैं तो वसूलना अपने पैसा भी देना पड़ेगा, परिवर्तन से संबंधित जितना भी खर्च आएगा। धारा 116 कहता है दोस्तों कि अभिलेख तथा अनिवार्य रूपांतरण का खर्च संबंधी पक्षों से लिया जाएगा। यानी अभिलेख तथा अनिवार्य रूपांतरण, कोई अभिलेख तैयार होता है उसमें कोई आप परिवर्तन कराना चाहते हैं तो जितना भी खर्च आएगा तो आप ही से लिया जाएगा अगर आप करवाते हैं तो। धारा 117 कहता है दोस्तों कि लगान में कमी या लगान वृद्धि का दावा करने के अधिकारी की व्युत्पत्ति लगान में परिवर्तन का अधिकार का वर्जन नहीं होगा। ये लगान में कमी करना चाहते हैं या लगान में वृद्धि का दावा करने के अधिकार की व्युत्पत्ति जो होगा यानी कुछ आवेदन देना चाहते हैं आप इससे संबंधित तो लगान में परिवर्तन का अधिकार का वर्जन नहीं होगा, तो आपके लगान में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि लगान में आप कमी करना चाहते हैं वृद्धि करना चाहते हैं तो ऐसे आवेदन को आपको परिवर्तन का अधिकार इसमें नहीं होगा और इस पर परिवर्तन जो होगा उसका अधिकार का वर्जन नहीं होगा। मतलब आप परिवर्तन तो करवा लेते हैं लेकिन उसमें जो पैसा खर्च होगा तो आपको देना उसमें नहीं पड़ेगा। आगे है दोस्तों भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख। ये VVI है, इसको याद रखिएगा। पूछेगा कि भूस्वामियों को विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख किस जो है अध्याय में उल्लेख है, तो अध्याय जो है 14 में। आप अध्याय 14 पहुँच गए हैं दोस्तों और अध्याय 19 तक आपको पढ़ना ही है। तो इस दृष्टि से अगर यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा अध्याय 14 के है, ये जो अध्याय 14 में क्या उल्लेख है यही इम्पोर्टेंट है कि भूस्वामियों के विशेषाधिकार से युक्त भूमि का बारे में उपबंध किस अध्याय में किया गया है, तो अध्याय 14 में किया गया है। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट धारा यहाँ पर 118 है और 118 को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा दोस्तों। 118 कहता है कि भूस्वामियों को विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा, यानी कौन सी भूमि जो होंगी विशेषाधिकार युक्त होगी। विशेषाधिकार युक्त भूमि में लगान नहीं देना पड़ता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो भूस्वामियों को कुछ भूमि ऐसी मिलती है। चलिए देखते हैं। इस धारा के तहत भूस्वामी को विशेषाधिकार युक्त भूमि का स्वरूप निम्न होगा, यानी विशेषाधिकार युक्त भूमि किसे माना जाएगा उस पे बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। वह भूमि जिस पर भूस्वामी अपना उपकर जैसे कि ट्रैक्टर, हल, बल आदि रखता हो, यानी ट्रैक्टर रख रहा है, हलो रख रहा है, बैल रख रहा है, ऐसी भूमि को से विशेषाधिकार भूमि में चिन्हित किया जा सकता है। इसके अलावा वह भूमि जिसे भूस्वामी अपने सेवक या श्रमिक के द्वारा जोतवाता हो, यानी वह भूमि हो गया जो भूस्वामी जो है भूमि का तो मालिक है दोस्तों, लेकिन वैसी स्थिति में क्या करता है कि वो अपने सेवक के द्वारा उसके घर में जो काम कर रहा है कोई श्रमिक है उस भूमि का वो जोत कूत करता है, तो वहाँ पर देखें तो उस पर भी उसका विशेषाधिकार होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होता है कि भूस्वामी जो होता है कि दूसरे को भूमि करने के लिए दे देता है खेती, जैसे काश्तकार को दे दिया, कोई रैयत को दे दिया। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि भूस्वामी अपने से भी खेती करते हैं कुछ भाग में, तो ऐसी भूमि उनकी विशेषाधिकारित भूमि होती है। आगे बढ़िए। इसमें तीसरा पॉइंट कहता है वह भूमि जो किसी अभिधारी के द्वारा 1 वर्ष से अधिक या 1 वर्ष से कम अवधि के लिए लिखित या मौखिक पट्टे पर दिया गया हो। कुछ ऐसी भी भूमि होती है जो 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम अवधि के लिए
कुछ चिन्हित कर दिया जाता है, कुछ चीज़ों के लिए दे दिया, जैसे गोदाम बनाने के लिए, चाहे अनाज रखने के लिए, खलिहान के लिए, तो वह भूमि भी विशेषाधिकार युक्त भूमि होती है। इसके अलावा यह है दोस्तों कि वह भूमि जो रांची धनबाद जिले के अलावे सिंहभूम जिला के पटमदा, ईचागढ़, चांडिल थानों को छोड़कर छोटा नागपुर प्रमंडल में जीरात के रूप में दर्ज हो। यानी वह भूमि जो रांची और धनबाद जिले के अलावे, रांची और धनबाद जिला को छोड़ देना है, साथ में सिंहभूम जिला के पटम्बा, ईचागढ़ और चांडिल थाने को छोड़कर छोटा नागपुर प्रमंडल में जीरात के रूप में दर्ज हो। जो भूमि जीरात के रूप में दर्ज हो वह भूमि को भी विशेषाधिकार युक्त भूमि में माना जाएगा। इसके बाद देखें तो पांचवा का आता है दोस्तों कि वह भूमि जो छोटा नागपुर टेनिस्योर एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि छोटा नागपुर टेनिस्योर एक्ट कब आया था, तो 1869 के अधीन तैयार किसी भी रजिस्टर में मझियस या बटखेता के रूप में दर्ज हो। यानी जो भूमि मझियस या बटखेता के रूप में दर्ज हो टेनिस्योर एक्ट में, वह भी भूमि विशेषाधिकार युक्त में मानी जाएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो इसमें छठा पॉइंट कहता है कि वह भूमि जो धनबाद जिला एवं सिंहभूम जिला के 3 छानों क्षेत्र पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल के मानभूमि क्षेत्र में ज्ञात हो। यानी कि धनबाद जिला और सिंहभूम जिला के 3 थाना, जैसे कि पटमदा हो गया, ईचागढ़ हो गया और चांडिल में मान भूमि के रूप में ज्ञात हो। यानी जो भूमि इस क्षेत्र में मान भूमि के रूप में ज्ञात हो, वैसी भूमि को भी विशेषाधिकार युक्त भूमि मानी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है 118 धारा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं 119 की ओर। 119 में कहता है कि भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि का सर्वेक्षण और अभिलेख का निर्देश देने की शक्ति राजस्व अधिकारी को है। बार बार ध्यान में रखना है दोस्तों कि भूस्वामी को विशेषाधिकार युक्त भूमि का सर्वेक्षण करने का और अभिलेख और निर्देश देने की शक्ति किसके पास होगा, तो राजस्व अधिकारी के पास होगा। 120 कहता है कि कतिपय धाराओं को लागू होना है, यानी जो धाराएं हैं उसको लागू होने से संबंधित प्रावधान किसमें है, 120 में। 121 कहता है कि भूस्वामी या अभिधारी के आवेदन पर भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि को अभिलिखित करने की शक्ति राजस्व अधिकारी की होगी। यानी भूस्वामी या अभिधारी के आवेदन पर, यानी कोई भूस्वामी हो गया या कोई अभिधारी जो भूमि को धारण किया हो उसी को अभिधारी कहेंगे, वो आवेदन पर, यानी कोई आवेदन करता है तो वो भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि को अभिलेखित करने की शक्ति भी राजस्व अधिकारी को होगी। तो वैसे भूमि को भी अभिलेखित यानी चिन्हित करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों, तो राजस्व अधिकारी के पास है। बस राजस्व अधिकारी दिमाग में रखिएगा, जो भी फिलहाल हम लोग कहते हैं CO साहब, सर्कल ऑफिसर साहब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 122 यानी जांच की प्रक्रिया। राजस्व अधिकारी जांच की प्रक्रिया पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा जांच की प्रक्रिया, तो वही करेगा, राजस्व अधिकारी करेगा। आगे बढ़ते हैं, 123 कहता है दोस्तों कि यह उपधारणा की कोई भूमि भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि नहीं है। यानी होता है प्रतिकूल साक्ष्य की स्थिति में ही इसकी संपुष्टि होगी। मान लीजिए कोई कहता है कि विशेषाधिकार युक्त भूमि नहीं है, तो इसकी जो है प्रतिकूल साक्ष्य, यानी आपको जो है इसका साक्ष्य देना पड़ेगा कि क्या कारण बताना पड़ेगा कि कैसे आप कह सकते हैं कि विशेषाधिकार भूमि नहीं है, तभी आपको इस चीज़ को मान्यता मिलेगी कि भूमि विशेषाधिकार भूमि। 125 में कहता है, 123 में कहता है। 124 कहता है दोस्तों कि कुछ गाँवों में भूमि को भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि के रूप में अभिलेखित नहीं किया जाना। कुछ ऐसे गांव होंगे जहां पर भूस्वामियों को विशेषाधिकार युक्त भूमि के रूप में चिन्हित नहीं होगा। कौन से गांव हैं आइए जानते हैं। छोटा नागपुर भूधुती अधिनियम 1869, जिसको छोटा नागपुर टेनिस्योर एक्ट भी कह सकते हैं, कि अधीन किसी भी रजिस्टर में कोई भूमि जो मझियस या बटखेता के रूप में दर्ज हो, तो वहाँ किसी अन्य भूमि को राजस्व अधिकारी जो है विशेषाधिकार युक्त भूमि के रूप में अधिलिखित नहीं करेगा। यानी छोटा नागपुर भूधुती अधिनियम के तहत कोई भूमि बताया था दोस्तों कि मझियस और बटखेटा के रूप में दर्ज है, तो वो तो विशेषाधिकार युक्त भूमि है ही। लेकिन जिस गांव में ये चीज़ दर्ज हो गया कि यह भूमि विशेषाधिकार भूमि है, मझियस और बटखेता के रूप में दर्ज है उस भूमि को, तो उसके अलावा और अन्य भूमि का विशेषाधिकार भूमि के रूप में नहीं चिन्हित कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसमें कहता है कि 125 कहता है अनभिलिखित भूमि का भूस्वामी को विशेषाधिकार युक्त भूमि की श्रेणी में सम्मिलित न किया जाना।
अभिलिखित होना चाहिए दोस्तों। तो अनभिलिखित यानी जो भूमि का अभिलिखित नहीं है, यानी लिखित साक्ष्य प्रमाण नहीं है, वैसी भूमि को भूस्वामी जो है विशेषाधिकारी भूमि की श्रेणी में नहीं किया जाएगा, वैसी भूमि को विशेषाधिकारी भूमि नहीं माना जाएगा। 126 कहता है दोस्तों कि अपील यानी विहित पदाधिकारी के समक्ष अपील किया जाएगा। विहित मतलब दोस्तों है दोस्तों कि उससे ऊपर अधिकारी के समक्ष जो होगा आपको अपील करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे जो होंगे धारा अध्याय 15। तो 15, 16, 17, 18, 19 इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे में, क्योंकि वो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो थकान सी होने लगती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।